ये है रूबिका लियाकत। ये न्यूज़ 18 में नौकरी करती है। ये चैनल का मालिक जो है वो मुकेश अंबानी है। सोचिए, मुकेश अंबानी उस चैनल पर रूबिका लियाकत कह रही है कि ट्रंप कौन है, क्या हैसियत है उसकी, ट्रंप की औकात क्या है। सोचिए, ये सरकार की भक्ति है। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब बताते हैं इस चैनल के मालिक की हैसियत। आप सबको पता है मुकेश अंबानी एंटीलिया में रहते हैं, भारत के अमीर लोग हैं। लेकिन जब मुकेश अंबानी हजारों किलोमीटर दूर गल्फ जाता है ट्रंप से मिलने, तो ट्रंप सिर्फ हाथ मिलाकर खत्म, बात खत्म। भारत तो है नहीं, मोदी जी है नहीं कि शादी में चले जाएंगे। आपने देखा था मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में कौन कौन लोग गए थे, तब भी राहुल गांधी नहीं गए थे, एक लकीर खींची थी। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री गए थे, उनके नाती पोता के बर्थडे में भी जाते हैं। लेकिन जब ट्रंप से मुकेश अंबानी मिलने गया तो उसने विदिन सेकेंड हाथ मिलाया और कहा कि ठीक है, बस इतना ही, कोई अलग से टाइम नहीं। लेकिन उसी चैनल में एक साधारण एंकर की नौकरी करने वाली जब कहती है कि ट्रंप क्या है, कौन है, तो हंसी तो आती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारत के लिए ट्रंप क्या है, कौन है। लेकिन जिस चैनल में आप नौकरी कर रही है मैडम, उसके मालिक से पूछिए कि ट्रंप क्या है और कौन है। लेकिन चापलूसी की इंतहा है। ये लोग द्विपक्षीय संबंधों को भी नहीं समझ रहे हैं और इन्हीं मीडिया वालों की वजह से हमारे संबंध श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, थाईलैंड से सबसे खराब हो रहा है। पत्रकारिता तो हो नहीं रही है, चापलूसी हो रही है। और सरकार को लग रहा है कि मीडिया के दम पर हम बने रहेंगे, लेकिन इस देश का नुकसान हो रहा है। दरअसल मीडिया जब वॉच डॉग की काम करता है, जब कुत्ते की तरह भौंकने का काम करता है, तो देश का भला होता है। आप सोचिए, आपने कुत्ता पाल रखा है, तो चोर आए तो वो भौंके, तभी ना वो वफादार कुत्ता हुआ। लेकिन अगर एक कुत्ता को कोई चोर हड्डी थमा दे और वो चापलूस चूसने लगे और भौंकना छोड़ दे, तो आपके घर में चोरी होगी। सरकार की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ही वॉच डॉग है। इनका काम था जनता की आवाज़ बनकर भौंकना, सरकार को जनता की तकलीफ़ें बताना, देश की हालात बताना। लेकिन ये सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, उसके हर सही गलत फैसले को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, इसलिए देश की दुर्दशा है। पिछले 11 साल में दुनिया ने एआई कर लिया। उनके फाइटर प्लेन जो हैं वो एआई से उड़ते हैं, लेकिन हम गोबर पोतने में रह गए। हमारी यूनिवर्सिटी अब गोबर का उपले कैसे बनते हैं वो पढ़ा रहा है, तो ज्ञान विज्ञान का भला होगा कैसे। खैर, ये एंकर हैं, इनका काम है सरकार के लिए भौंकना, और हो सकता है इसमें मालिक की अनुमति हो। लेकिन रूबिका लियाकत को ट्रंप की वैल्यू अपने मालिक से पूछना चाहिए, क्योंकि ये शादी में जाती हैं। अब जातिवाद क्या होता है वो समझिए। BR गवई झुग्गियों में पैदा हुए, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई के दम पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन उनकी जाति आड़े आ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद गवई साहब ने कहा है। गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद सबसे पहले अपने गृह राज्य गए। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको रिसीव करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव गृह, जो महाराष्ट्र सरकार का सचिव है, वो आना चाहिए था, DGP, और उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर। लेकिन वो नहीं आए। वहाँ देवेंद्र फडणवीस, जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से है, पेशवाई परिवार से है, वही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये सब अनजाने में हुआ है या जानबूझकर किया गया है? अनजाने में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई चीफ जस्टिस जो हैं वो महाराष्ट्र से रहे हैं। बोबड़े भी महाराष्ट्र से रहे हैं, DY चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र से ही रहे हैं। तो क्या वो महाराष्ट्र गए थे तो उनको प्रोटोकॉल मिला था कि नहीं मिला था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जस्टिस गवई को, BR गवई साहब को नहीं मिला है, इसका मतलब है कि ये जातिवाद का मामला है। खैर, गवई साहब की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इसको छुपाया नहीं और सरेआम कहा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेट्स ने प्रोटोकॉल भी छोड़ दिया है। मैं चाहता तो नहीं था बोलना, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या BR गवई साहब के साथ जातिवाद की वजह से उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि अब जातिवाद उनके साथ नहीं होगा जो लाचार और बेबस रह गए हैं, जो गांव में छूट गए हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, मेहनत कश मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, सब्जी वाले हैं, दूध निकाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब जातिवाद उनके साथ होगा
जो अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर बाबा साहब के संविधान और पढ़ाई लिखाई के दम पर उन धंधों में आ रहे हैं जहां मान सम्मान, स्वाभिमान और पैसा है। हमारी जाति ही बनाई गई थी कि हम मजदूरी करें, लाचार और बेबस रहें। हम कपड़ा साफ करें, खेती करें, मवेशी पालें, चमड़े का काम करें, लोहे का काम करें, माटी का काम करें। हम सिर्फ सेवा करें बिना उफ किए। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने इक्वालिटी दिया, हमें बराबरी दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और उसी का नतीजा है कि कोई झुग्गी में पैदा होने वाला आज देश में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हुआ है। उसी की ताकत है कि आज इस देश की एक महामहिम आदिवासी समाज की बेटी बनी हुई है। उसी की ताकत है कि एक चाय वाले का गरीब बेटा भी प्रधानमंत्री बना हुआ है। लेकिन सोचिए, अब जातिवाद उन लोगों के पीछे पड़ा है जो इस सिस्टम के हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई उन तमाम लोगों को लड़नी पड़ेगी जो पढ़े लिखे हैं और जो बीकर सेक्शन से आते हैं और जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ, और जब वो सिस्टम के हिस्सा है तो भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति जो है वो कभी जाति नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जातिवाद से लड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। जातिवाद जाएगा तो सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, 90% लोग इस देश को और मजबूत बनेंगे। किस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल फिर से उठाया है। दरअसल हमारे विदेश मंत्री ने कहा, उनसे निकल गया मीडिया के सामने, कि हमने जब पाकिस्तान पर हमला का प्लान बनाया आतंकी ठिकानों पर, तो हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था, बताया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी सेना इनके साथ खड़ा हो तो उनकी मर्जी, और वो चाहें तो इससे हट सकते हैं। अब बताइए, जब पाकिस्तान को बता दिया कि आतंकियों पर हमला होना है तो क्या किया होगा? सबसे पहले तो उसने आतंकियों को साइड कर दिया होगा। दूसरा, उसने भारतीय सेना के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई होगी। तीसरा, उसने अपने विदेशी दोस्तों से मदद भी ली होगी। तो क्या ये बड़ी चूक हुई है? आप सोचिए। या फिर ये सब कुछ राजनीति का हिस्सा है? आज अमित शाह ने खुद गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी ये जीत है और ये शानदार जीत है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सेना की शानदार जीत है। और क्या सेना के पराक्रम और साहस को राजनीति में भुनाना चाहिए? अगर भुना रहे हैं तो फिर जो 28 लोग मरे उनका भी इल्जाम आपको अपने सर लेना पड़ेगा। जो युद्ध के समय 22 लोग शहीद हुए, उसके लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लीजिए युद्ध का क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खामियाजा देश ने भुगता है उसका भी क्रेडिट लेना पड़ेगा। और इसलिए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ है इंडियन एयरफोर्स को तो उसको भी बताइए। जब आप क्रेडिट ले रहे हैं, जब पराक्रम सेना ने दिखाया, जब ये सारी तबाही पाकिस्तान में सेना ने मचाई, जब हम कब्जा करने वाले थे तो आपने सीज फायर क्यों कर लिया? तो इसका भी क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। आपने 70 से ज़्यादा देशों का दौरा किया है 11 साल में। आपके साथ आज एक देश खुलकर सामने नहीं आया, इसका भी डिस्क्रेडिट आपको लेना चाहिए। इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा गप और करवा करवा थू। अगर आप सेना के पराक्रम को अपने चुनावी हिस्सा साझेदार बना रहे हैं तो जो नुकसान हुआ है, जो 27 और 26 लोग मारे गए, उनकी भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो 22 लोग बाद में शहीद हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सवाल है कि हमारी विदेश नीति क्यों फेल हो गई? क्यों कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ? अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसके कहने पर आपने सीज फायर किया। ये खुद ट्रंप कह रहा है। उसके ट्रंप के कहने के बाद आपने अनाउंस किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं। तुर्की उसके साथ खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है। अब जाकर एकमात्र तालिबान हमारे साथ खड़ा है, जो अफगानिस्तान में सत्ता में है। जिनको ये जातिवादी मनुवादी मीडिया दिन भर बदनाम करते हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। और वहीं प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर को रेल के टिकट पर भी छाप दिया गया है। तो क्रेडिट लेने की जो जोर है वो पकड़ रहा है और क्रेडिट लिया जा रहा है। और सोचिए, एक मुस्लिम प्रोफेसर ने एक पोस्ट लिखा अशोका यूनिवर्सिटी का कि अगर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जानबूझकर भी कराया गया है तो ये अच्छी बात है। भारत को यही जो स्ट्रक्चर है, जो सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से थी, व्योमिका सिंह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, अगर और वो दोनों महिला हैं,
जिस तरह से भारत सरकार ने या भारत की रक्षा मंत्रालय ने ये पोस्चर दिया वो शानदार था, पूरे देश ने तारीफ की। हम लोग यही तो भाईचारा चाहते हैं। उसके बाद जिस तरह से एयरफोर्स के भारती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो ओबीसी समाज से हैं, जिसको रामगोपाल यादव ने पीडीए कहा था, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो और इस देश में जाति के नाम पर जो शोषित वंचित लोग हैं उनको आगे लाया जाए। इसको लिखने को लेकर एक मुस्लिम प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई, जबकि सोचिए शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने मुस्लिम सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान से जोड़ा। एक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम देवरा की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने सेना का सरेआम अपमान किया। कल एक संघी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस देश में जाति के देखकर और अब धर्म को देखकर लगातार अन्याय बढ़ रहा है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज से हैं तो सोच समझकर सोशल मीडिया पर बात करें। और आप देख ही रहे कि किस तरह के हालात हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दुश्मनों से देश सेना तो लड़ रहा है इस देश के दुश्मनों से, लेकिन इस देश की सरकार अपने ही नागरिकों से लड़ रही है। इसका मतलब है बीजेपी सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी है। वो सेना के पराक्रम का अगर क्रेडिट ले रही है तो उनको लेना चाहिए, उसकी सरकार है, लेकिन उन तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो उसकी वजह से नुकसान हुआ है। तब फिर वो आप नोटबंदी का लीजिए, पुलवामा अटैक का लीजिए, पहलगाम अटैक का भी लीजिए, और आप बताइए कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि नहीं। पहले रेल हादसा होता था, रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। मुंबई हमला हुआ तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। कोयला घोटाले का झूठे आरोप लगे, 2G 3G के झूठे आरोप लगे तो भी मंत्री जेल गए और गिरफ्तार वो हुए। लेकिन आजकल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जातिवादी मनोवादी मीडिया, जिसने इस देश के लोगों को अंधेरे में रखा है और जो सरकार को भी अंधेरे में रख रही है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इस जातिवादी मनोवादी मीडिया की वजह से हो रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।